बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में। पाकिस्तानी अवाम जहां बहुत कुछ अपने हुकूक़ की बात करती है और डेफिनेटली रियासत की ज़िम्मेदारी भी बनती है कि जो इंसान के पाकिस्तानी शहरियों के बुनियादी हकूक़ हैं वो उनको फ़राहम किए जाएँ। और इन हकूक़ की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा हक़ जो हर पाकिस्तानी शहरी का है वो सेहत की अच्छी सहूलियात का है। सेहत के हवाले से हम देख रहे हैं कि पिछले बहुत दिनों से, काफ़ी अरसे से मुल्क भर से बहुत सारी शिकायत आ रही हैं। कहीं पर आपको कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो एहतजाज करते दिखाई देते हैं, ये कहते हुए कि उनको जो अद्वियात कैंसर के मरज़ की फ़राहम की जाती थी वो अब मुहैया नहीं हो रही। दूसरी तरफ जो डेंगू का हमला है वो मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि रजिस्टर्ड केसेस की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। और ये तो वो केसेस हैं जो सामने आ जाते हैं, जो रजिस्टर होते हैं, कहीं ना कहीं वो अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मरीज़ हैं जिनकी तशख़ीस नहीं हो पाती इस मरज़ की, जिनके अंदर, और वो रजिस्टर्ड केसेस नहीं कहलाए जाते हैं। तो अगर उस लिहाज से अंदाज़ा लगाया जाए तो ये वबा मुसलसल फैलती ही चली जा रही है। सेहत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था उसमें भी सर फहरिस्त रहा है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वज़ीर आज़म बनने से पहले भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात किया करते थे। सेहत के शोबे के हवाले से ख़ुद उनको क्रेडिट जाता है कि जिस अंदाज़ में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने बनाया उस चीज़ की लोग तारीफ़ करते हैं। लेकिन हुकूमत में आने के बाद, इस मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव, इस मुल्क के वज़ीर आज़म, इस मुल्क का सरबरा बनने के बाद आखिर उनकी हुकूमत ने सेहत के शोबे के अंदर कितना डिलीवर किया है, जो उनकी टीम है वो किस हद तक कामयाब रही है। और ख़ुसूसी तौर पे अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत के जिन अच्छे कामों का ज़िक्र करते हैं या क्रेडिट लेते हैं तो उसमें वो सेहत का भी ज़िक्र करते हैं। लेकिन KPK से भी बहुत ज़्यादा शिकायत सेहत के शोबे में मौसूल हो रही हैं। आज ओवरऑल हम देखेंगे कि क्या वाकई सेहत के हवाले से इस शोबे के अंदर इस टीम के आने के बाद, इस नई हुकूमत के आने के बाद कुछ बेहतरी आई है। और ख़ास तौर से सरकारी हस्पतालों की क्या हालत ज़ार जो माजी में हमें देखने को मिलती थी, जो मरीज़ों की तरफ से शिकायत आती थी, वो किस हद तक उनमें बेहतरी आई है या ये जो इक़दामात हैं नाकाफ़ी हैं और सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई है। पिम्स हॉस्पिटल में जो लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, पहले तो जो आवाम हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर उनको क्या बेहतरी नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपने लिए आए हुए हैं या किसी पेशेंट के साथ आए हुए हैं? खुद आया था। अच्छा, पहले भी आप पिम्स आते रहे पिछली हुकूमतों में भी? ना पहले आए थे अभी। आप KPK से आए हैं? KPK से आए थे। KPK में क्या सेहत की इतनी अच्छी फैसिलिटीज़, सहूलतें नहीं हैं जो आपको इस्लामाबाद आना पड़ा? इधर भी था, हमारा फैमिली इधर था, सारा फैमिली इधर आया था इस वजह से। ठीक है। अभी मैं बीमार हूँ, बस कभी जाओ इधर जाओ, कभी सर्जन नहीं मिलते, कभी कहते आगे जाओ, कभी 2 घंटे में मुझे एक पर्चा मिल गया, 2 घंटों में। ये 2 घंटों में आपको सिर्फ पर्चा मिला है, रजिस्ट्रेशन हुई है? अभी कहते हैं सुबह आ जाओ। आपको सर्जन को दिखाना है और आप कह रहे हैं सर्जन नहीं मिल रहा। जी, यही बात। आप इनके साथ ही आए हुए हैं? के साथ वही है। और आप किस लिए आए हुए हैं? सर्जन को आए थे, सर्जन ही कहते नहीं, सर्जन को तो दिखाना है, बट आपकी शिकायत टेस्ट अभी दिखाएंगे, वो कहते सर्जन पीछे करो। पीछे भेज रहा है, कोई पीछे भेज रहा है। अच्छा, ये वो मसला है जो आप पाकिस्तान के तकरीबन हर ही सरकारी हस्पताल के अंदर देखते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ऐसी चीज़ें सामने ज़रूर आती हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी सब कुछ अच्छा है। लेकिन यहाँ ये जो लोगों की सबसे पहली शिकायत होती है कि बर वक्त उनको जो है वो नहीं देखा जाता है। डॉक्टर एक कह रहा है कि दूसरे के पास चले जाएँ, जो अमला है ख़ुसूसी तौर पर वो कह रहे हैं कि सुबह से अभी तक हमें एक जगह से दूसरी जगह ही मुसलसल भेजते चले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुबह से भी पर्चा मिल गया, अभी कहते हैं सुबह आ जाओ। 2 घंटे में अभी सिर्फ इनको जनाब ये पेपर, वो कह रहे हैं कि ये पेपर 2 घंटे में सिर्फ मिला है और ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कि भाई आप रजिस्टर हो गए और आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और अब 2 घंटे के बाद उनको कहा जा रहा है कि आप सुबह आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएंगे कुछ कि क्या बेहतरी आई है या आपको भी लग रहा है कि जो इक़दामात इस हुकूमत ने लिए वो नाकाफ़ी हैं? काम बिल्कुल सही हो रहा है अल्लाह की वजह से। अभी हमने चाचा लेके आए तो उसके जो है ना कोई मसले नहीं हुए, मतलब हर चीज़ चेक में हर चीज़ सही करके, ये पहले इस तरह नहीं था। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सेहत के हवाले से कोई मसला नहीं है? जी वालेकुम सलाम। जी, मैं भाई लेके आया हूँ आज़ाद कश्मीर से यहाँ। उसका जिगर खून नहीं बना रहा, 15-20 दिन से उसको बुखार है। पहले होली फैमिली को मैं लेके गया हूँ, उन्होंने वहाँ से यहाँ रेफ़र किया।
अभी मैं 12 बजे का यहाँ आया हूँ, भाई मेरा पीछे बैठा हुआ है, वो कह रहे हैं कि इसको सुबह 8 बजे लेके आए, डॉक्टर साहब होंगे। तो अब मैं रात को यहाँ कहाँ गुजारूँगा, काफ़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए इस बारे में। अच्छा, आप यहाँ आए हुए सुबह से और आपको ये कह रहे हैं कि भाई आज डॉक्टर आ ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर अभी नहीं है, सुबह 8 बजे आपने आना। ये डॉक्टर्स जो हैं उनकी अदम दस्तयाबी जो है अभी तक मुझे लग रहा है कि शायद सबसे बड़ा मसला है। आप क्या कह रहे हैं? वो मैं सुबह कल रात का आया हूँ भाई को लेके। कहाँ से आए हैं आप? मैं खाना पुल से आया हूँ, तो रात को लेके आया हूँ, तो उन्होंने जो है ना कभी उस इमरजेंसी में भेज देते हैं, कभी इस इमरजेंसी में भेज देते हैं। वो कहते हैं जी उधर का जाओ, उधर जाओ, वो करेंगे, उधर वाले कहते हैं जी इधर जाएँ, ये करेंगे। उसी के बाद उसकी जो है ना शुगर जो है ना 399 पे पहुँच गई, ठीक है ना। उसको जो है ना सही से कोई बोतल लगा देता, कोई ड्रिप लगा देता है। डॉक्टर ने आके नहीं देखा? डॉक्टर क्या जी, वो जो स्टूडेंट जो हैं वो देखते हैं, और डॉक्टर मतलब जो अच्छा डॉक्टर वो नहीं। छोटे मोटे जो स्टूडेंट हैं वो आते हैं, चेक करते हैं, चेक करके चले जाते हैं। जो फिर अभी तक जो है ना अभी वो रेडी पे पड़ा हुआ है, अभी तक उसको बेड नहीं मिला। बेड्स नहीं मिल रहे हैं और डॉक्टर जो हैं वो देखने नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे अभी तक, जो है ना वो गार्ड जो है वो अंदर नहीं जाने देते। अभी तक वो अंदर पड़ा हो, मैं बाहर खड़ा हूँ, अंदर जाता तो आपको क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे? वो कहता है जी आपका मरीज के पास है और वो भाभी है अकेली, वो किधर किधर जाएगी, उसको देखेगी। अब मुझे मैं मतलब एक से ज़्यादा वो अटेंडेंट से ज़्यादा नहीं ठहरने दे। क्यों जी ज़्यादा रश हो क्या कि इनको जो है ना बाहर ही निकाल रखे, अंदर जो है ना कोई किसी को ऐसा नहीं है मसला, कोई जाने दे। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? मियाँ वाली से आए हैं, हमारी हमशीरा हैं, हमारे हाथ ही टूट गए हैं और दोनों लातें टूटी हुई हैं। हम बहुत गरीब आदमी हैं, काम पैसा नहीं है हमारे पास। कैसे टूट? हम एक्सीडेंट हुआ था ना, 3-4 दिन हो 3-4 दिनों से आप यहाँ उनको लाए हुए हैं? अंदर हैं, लेकिन वो कहते हैं पास हो तो अंदर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते। हमारा मरीज़ बहुत सीरियस है, पहले नंबर में 1 में है, लेकिन हम बहुत गरीब आदमी। 3-4 दिन पहले आपकी बहन का एक्सीडेंट हुआ, आप कह रहे हैं कि उनके हाथ और टांगे टूटी हैं। अच्छा, तो क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने आके देखा? वो कहते हैं भाई वेट करो बार बहु इन यार गल्ला करते हैं, लेकिन असें की करिए। अब ये इस्लामाबाद कैपिटल है और दारुल खिलाफा का सोच के लोग लाते हैं कि यहाँ पर सेहत की ज़्यादा अच्छी सहूलियात मिल जाएंगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें एक तो मरीज़ के पास ठहरने ही नहीं दिया जा रहा, गार्ड्स अंदर नहीं जाने देते कि जी पास नहीं है आपके पास। 3-4 दिन से ये मियाँ वाली से आए हुए, लेकिन कोई वाज़े सूरत हाल इनको कह रहे हैं उससे आगाह नहीं किया जा रहा। आप भी कुछ कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाजी, हम 20 दिन से जो है ना डेंगू के मरीज़ को ले हैं, 20 दिन से अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। वो कहते हैं मेडिसिन जितनी भी हम बाहर से लेके आते हैं, यहीं से कुछ में नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ डॉक्टर फ्री में है और यहाँ पे बेड फ्री में है, और जितनी टेस्ट हैं, जो दवाएं हैं, इलाज हैं, सब कुछ एक आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा जाने नहीं देते। एक आदमी जो इधर रह पड़ा है वही टेस्टिंग के लिए जाता है, 2 घंटे पहले कतार में लगता है, 2 घंटे वो 4 घंटे के बाद फिर मिलेगी वो रिपोर्ट हमें, फिर 2 घंटे और कतार में खड़ा होने को। पूरी दिहाड़ी सिर्फ टेस्टिंग के लिए घूमना पड़ता है। मेरे पास अभी पर्ची पड़ी हुई है 25 तारीख की, अभी तक वो मुझे टेस्ट की 20 दिन से आप कह रहे हैं? गोरला स्टेशन से 25 तारीख की कुछ नहीं, कुछ पर्ची अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली मुझे 25 तारीख की। अब ये देख रहे डेट भी लिखी हुई है, ये रिपोर्टों की मुझे मेरे पास पूरी पर्ची पड़ी हुई है। इधर जाएँ, यहाँ से नहीं मिलेगी आपको और काउंटर से मिलेगी, 8 नंबर से मिलेगी, 4 नंबर से मिलेगी। सारा दिन दौड़ के ना, ये देखो तारीख, देखो उसकी तारीख आप देख सकते हैं, 25 तारीख से लेके अभी तक नहीं मिली मुझे। ये एक और है, ये 4000 की सिर्फ एक्सरे की फ़ीस है, देख सकते हैं 4000 हमने दिए हैं। आप कह रहे हैं कि वो जितने भी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं वो पे करना पड़ रहा है और आपको सारी दवाइयाँ बाहर, दवाइयाँ टोटल बाहर से लेनी पड़ती हैं। ये पर्चे फ़ीस की पैसे बने हुए हैं, इसको देखो नीचे से पैसे भी लिखे हुए हैं, ये पैसे भी हमारे से ले रहे हैं, टेस्टों के भी पैसे ले रहे हैं। ये देख सब के ऊपर लिखा हुआ है पैसे, देख हर से 450, इसका 4000 ने मुझे लिया है फ़ीस एक्सरे की, 4000 में लिया है भाई टीके का, 8000 मुझे दो, बाद में काम होगा 8000, इसमें 450, इसके ऊपर 8000। जितनी मेडिसिन है हम बाहर से लेके आते हैं। ठीक है, अच्छा आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो इश्यूज़ हैं ये बता रहे हैं हम, क्योंकि ये वो आवाम है जिनको रोज़ाना की बुनियाद पे इस किस्म के इश्यूज़, इस किस्म के मसाइल फेस करना पड़ते हैं। ये कहना चाहते हैं कि फिर फ़ौर जो है ना मसला हल किया जाए। एक तो बजट नहीं होता है, आगे आपको पता है कितना मुल्क में बजट नहीं है, करेंसी गिरी हुई है,
इसी लोग प्राइवेट कर रहे हैं। ये जो भाई पर्चे पेपर दिखा रहे हैं, लेके घूम रहा हूँ अभी तक, कब से अक्सर मेरा नहीं हुआ। 30 तारीख से ये डेट लिखी हुई है, ये टोकन लगा दे, रोज़ाना बस डेट दे देते हैं। रोजाना बस डेट देते हैं, जैसे जज देता है ना, लीडर देता है डेट, आज चले जाओ कल आ जाना। ये 30 तारीख लिखी हुई है इनको, देखो डॉक्टर को साइन, ये जो एक्सरा करते हैं डॉक्टर उसने लिख के दिया भी इसको तारीख दो, फिर भी मुझे तारीख नहीं मिली। फिर उसने और लिख के दिया पर्ची, फिर और की अभी भी तारीख मिल रही है मुझे, एक्सरा नहीं हो रहा मेरा, तारीख पे तारीख होती है और बहुत बहुत तकलीफ है इधर। थाने के पास उधर पुलिस वाले के पास लेके गया, इधर अभी मैं अभी जाने लगा हूँ, ठीक है ना, धक्के दे रहा और पुलिस वाला के कमरे में लेके जा रहा। क्या जी? अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो गेट पे गार्ड्स हैं ये इनको अंदर नहीं जाने देते हैं। ये बाहर का एरिया ज़रा दिखा दें, किस तरीके से ख़वातीन और फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनके जो मसाइल हैं। ज़ाहिर है हस्पताल के अंदर यहाँ पर जो मरीज़ों के साथ लोग आते हैं, जो अटेंडेंट्स होते हैं, उनके लिए जगह बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, तो उनको मजबूरन इन ख़वातीन को, इन तमाम लोगों को ये बाहर वेट करना पड़ता है। आपको डेंगू हुआ है तो आप यहाँ बाहर क्यों हैं? अभी ड्रिप लगा के बाहर आए हैं। कितने दिनों से आप आई हुई हैं? 5 दिन हो गए आ रहे हैं, ड्रिप लगाते हैं, भेज देते हैं घर। अच्छा, आप रोज़ आती हैं, ड्रिप लगती है और वापस भेज देते हैं। तो डॉक्टर ने आज आपको देखा है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत है कि आप खातून हैं और इस तरीके से बिल्कुल बाहर यहाँ पर आपको इन्होंने भेजा, अंदर बेड नहीं है। दूसरी इमरजेंसी से, वहाँ इमरजेंसी में बेड भी खाली नहीं है, कोई भी खाली नहीं है। नहीं, ड्रिप लगाते हैं, बाहर भेज देते हैं, तो कहते हैं बेड नहीं है, घर जाओ। अच्छा, ये बहुत ही अजीबो-गरीब सूरत हाल है कि तो रही नहीं है। इतने लोग हैं डेंगू वाले, इतने लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्प्रे तो की नहीं है, इस साल तो ज़्यादा ही है ना। इस्लामाबाद में ही है आप किस एरिया में रहती थी जहाँ पे स्प्रे नहीं हुआ? डेंगू है जी, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको डेंगू हो रहा है ऐसे ही। और मेरी परसों से इतनी तबीयत ख़राब है, ऐसे ही बस घूम रहे हैं तो आ रहे हैं। और आप भी यहाँ अपने किसी मरीज़ को लेकर आई हुई? ये मियाँ बीमार है, उनको है क्या नाम है, सांस का भी मसला है, फेफड़े का भी मसला है और गुर्दे बहुत ख़राब हुए हुए हैं। सुबह के हम आए हैं, कोई देखभाल नहीं, किसी ने देखा भी नहीं है उनको। सुबह के आए लेटाए हैं, अभी थोड़ा सा देख रहे हैं, पता नहीं अभी भी कुछ किया है करे। आप आज सुबह आई हैं, पहले भी आए? जी आ जाएंगे। और कोई मसला नहीं आपको यहाँ पे हुआ? चलें, ये भी अच्छी बात है कि कोई ऐसा केस भी हमें मिल रहा है, कोई ऐसे मरीज़ भी हैं जिनको यहाँ पे कोई मसला नहीं हुआ है। बट अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों की जो शिकायत हैं वो यही है कि डॉक्टर्स नहीं मिल रहे होते हैं, बेड नहीं है। और बहुत हैरत है कि जिस तरीके से ये डेंगू की वबा मुसलसल फैलती चली जा रही है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कह रहे हैं कि हमें ड्रिप वगैरह लगा के तो वो बाहर भेज देते हैं। सो ये यहाँ की सिचुएशन है, ये यहाँ की सूरत हाल है जो आपके सामने है। और थोड़ी देर में ख़ुद वज़ीर साहब डॉक्टर ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे, वो जो ज़िम्मेदार हैं, उनसे हम इन तमाम चीज़ों का जवाब लेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। बाहर जो पिम्स हॉस्पिटल के हालात थे, जो मरीज़ हैं और उनके साथ जो अटेंडेंट्स आए हुए हैं, उनके क्या मसाइल थे, वो आपने फ़र्स्ट सेगमेंट में देखे। और जैसे कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि जो असल ज़िम्मेदार हैं, जिनके पास ये ज़िम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पिम्स हॉस्पिटल में ही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, क्योंकि कुछ हम मसाइल सुनते हुए आए हैं, इमरजेंसी के बाहर बहुत सारे पेशेंट्स थे, ज़्यादातर लोगों के शिकवे थे कि उनको बेड्स अवेलेबल नहीं हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो अनअवेलेबल हैं। वो कह रहे हैं 7-8 दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, सिर्फ एक पर्ची दे दी जाती है एक जगह से दूसरी जगह। फिर गार्ड्स के अमले का उन्होंने कहा कि धक्के दे रहे हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो एक हॉस्पिटल है। जी बहुत शुक्रिया। आपके सवालों में मैं एक सवाल का इजाफ़ा कर देता हूँ आपकी तरफ से कि जब ये डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं तो क्या कोई अकाउंटेबिलिटी भी है? ये भी आपको पूछना चाहिए ना। अच्छा, शिकायत जो है ना जी वो तो हैं, और जो आपने सुनी है शायद इससे भी ज़्यादा है। मसला ये है कि जब हस्पताल बनाए जाते हैं तो उनकी एक कैपेसिटी होती है।
कि इतने बेड्स यहाँ पे होंगे और इतने OPD के पेशेंट्स को डेली देखने की और उनको एग्ज़ामिन करने की इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी है। ये जब हॉस्पिटल बना था पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, और जो इसकी ओरिजिनल विजन थी उससे कई गुना ज़्यादा इस वक्त यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं। बेड्स की स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है, इस वक्त 1200 बेड्स हैं जी पिम्स के अंदर। लेकिन यहाँ की जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है वो इस वक्त तकरीबन 8,000-7,000 डेली पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, जिसमें एक बड़ी तादाद एमरजेंसी के पेशेंट्स की भी होती है, दूसरे पेशेंट्स की भी होती है। बाहर से हमने देखा है बहुत लोग आए हुए थे KPK से, और बताने लगा, अगली बात मैं आपको यही बताने लगा था। तो कोई हॉस्पिटल भी 1200 बेड्स की कैपेसिटी का हॉस्पिटल 8,000 की OPD को देखना बड़ा मुश्किल है उसके लिए, एक बात। दूसरी बात ये कि फिर हमें ये देखना होगा कि ये पेशेंट्स आते कहाँ से हैं। मतलब जब भी कोई हॉस्पिटल किसी भी मुल्क में बनाया जाता है तो उसका एक कैचमेंट एरिया होता है कि ये आबादी है जिसको ये हॉस्पिटल सर्व करेगा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या फॉर दैट मैटर कोई भी हॉस्पिटल पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर के अंदर, उसका कोई कैचमेंट एरिया ही नहीं है। तो इस वक्त आप अगर OPD में जाएं तो आपको पेशेंट मिल जाएंगे बक्कर से भी आए हुए, खानेवाल से भी आए हुए, लाहौर से भी इवन आए हुए। तो जब आप ये चीज़ें डिफ़ाइन नहीं करेंगे और आपके ऊपर आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा जब लोग आएंगे तो शिकायत तो होंगी, ये बड़ा नेचुरल है। अब इसमें ये एक तरीका तो इसका देखने का जी आप ज़िम्मेदार हैं, आप ज़िम्मेदार हैं। दूसरा ये है कि आप प्लानिंग बेहतर करें। हमारा इस वक्त ये है कि हम इस निज़ाम को ठीक करना चाह रहे हैं, और निज़ाम इस तरीके से ठीक होगा कि हम इन हॉस्पिटल्स के अंदर एक तो हॉस्पिटल्स को अंदर से ठीक करें, दूसरे हॉस्पिटल के अराउंड जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको ठीक करें। तो आपको मैं बताऊं कि 4 महीने पहले तक जब मैंने अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली तो ICT में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जो रूरल एरिया है ख़ास तौर पे, वहाँ पे 16 बेसिक हेल्थ यूनिट्स। 10 साल का ज़्यादा अरसा गुजर चुका था कि उन 16 बेसिक हेल्थ यूनिट्स के अंदर कोई पोस्टेड ही नहीं था। तो जब वहाँ पे कोई अमला ही नहीं होगा तो पेशेंट्स वहाँ नहीं जाएंगे। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब आप ये जो तमाम चीज़ें, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि सिस्टम बनाना है, सिस्टम को दुरुस्त करना है, हम यूजुअली होता ये है कि इंडिविजुअल्स पे रिलाई करते हैं, कहीं पे भी इदारे में भी सिस्टम हमें नज़र नहीं आता है। आप इन तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार, क्योंकि आप एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, किसको समझते हैं, किसकी गलती है? सेहत जैसा शोबा जो कि बुनियादी हक़ है पाकिस्तानी शहरियों का कि उनको बेहतर सहूलत मिले, क्यों नहीं मिल पाई? कौन ज़िम्मेदार है? मैं हमेशा इसका जवाब ये देता हूँ कि जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि उनको जो मईशत विरसे में मिली है इस मुल्क की, वो बहुत ही अपनी बिगड़ी हुई शक्ल में मिली है, और वो पिछले 70 साल का में जो वो बिगाड़ी गई है हमें वो विरसे में मिली है। और हमसे तवक्को ये की जा रही है कि हम उसे एकदम कोई मैजिक बैंड के ज़रिए ठीक कर दें। यही सूरत हाल हमारे समाजी शोबे की भी है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, या दीगर जो जिनका डायरेक्टली पब्लिक सर्विसेज के साथ ताल्लुक़ है। हेल्थ सेक्टर के अंदर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में कभी इसको तरजीह ही नहीं दी गई। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने 1% और लेस दैन 1% ऑफ द GDP तो स्पेंड करते हैं हम हेल्थ के ऊपर। उसका नतीजा ये है कि ना सिर्फ ये कि हम 30% से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर सर्व नहीं करता, यानी कि 70% प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, और जो 30% करता भी है उसमें चूँकि रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा कमी है कि हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते। अच्छा, इसके साथ साथ एक जुड़ी हुई चीज़ ये है कि पाकिस्तान की तकरीबन आधी आबादी गुर्बत में है। वो लोग इन्हीं 30% फैसिलिटीज़ में जाते हैं। अच्छा, उनको वहाँ पे अगर सर्विस ना मिले तो किसी का ये इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों का मजमुआ है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम की सूरत हाल हो गई है। मैंने आपको पहले ये बताया था कि हम इन
अस्पतालों को अंदर से भी ठीक करना चाह रहे हैं और बाहर से मुराद ये है कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रॉन्ग करें। अंदर से ये है कि अंदर जो मैंने आपको खुद आपके सवालों में एक सवाल शामिल किया था, अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम ही नहीं है। वो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि ये हॉस्पिटल्स लोकल डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर सकते। यहाँ के जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं वो डिपेंडेंट हैं मिनिस्ट्रीज़ ऑफ हेल्थ के। यहाँ पे ये हायर फायर नहीं कर सकते, ये अपने रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर सकते, ये फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये खुद मतलब वो तमाम इख्तियारात जो हैं वो नहीं हैं। तो हम ये जो चाह रहे हैं, अभी हमने हमारी कैबिनेट ने जो फेडरल कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी एक लॉ की, जिस लॉ का नाम है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिफॉर्म एक्ट 2019। तो उसका मतलब ही ये है कि हम इन हॉस्पिटल्स को इख्तियारात दें ताकि ये खुद फैसले कर सके अपने। अच्छा, अभी अगर कोई डॉक्टर नहीं आता गुजरते क्योंकि ये डेंगू वार्ड मुझे नज़र आया है जो सबसे बड़ा एक मसला, और आई एम श्योर आपसे हर जगह पे यही सवाल होता होगा, यहाँ पे डॉक्टर साहब क्या सूरत हाल है ये? क्योंकि लोग यही जानना चाहते हैं कि भाई ये कब रुकेगा ये सिलसिला जो बढ़ता ही चला जा रहा है मुसलसल। यहाँ पे जी आप देख रहे हैं कि ये हमने वार्ड जो है डेडिकेट किया हुआ है सिर्फ डेंगू के लिए। तो यहाँ पे एक मैं आपके नाजरीन के लिए ये बता दूँ कि अगर आपके पास किसी भी एवरेज डे पे अगर आपके पास 100 डेंगू के पेशेंट्स आते हैं तो उनमें से 10 से कम ऐसे होते हैं कि जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत होती है। 90 आउट ऑफ देम डिस्पाइट ऑफ देयर डायग्नोसिस उनको मेडिसिन देते हैं, तसल्ली देते हैं, उनको समझाते हैं, वो वापस चले जाते हैं। जिन उसके लिए SOPs बने हुए हैं कि किन पेशेंट्स को किस स्टेज पे जब वो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेंगे तो हम उनको दाखिल करेंगे। जब उनको दाखिल कर लेते हैं तो उसके लिए फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं जो कि ग्लोबल भी हैं, फिर उनको आप कॉन्टेक्चुअलाइज़ करते हैं नेशनल लेवल के ऊपर। तो वो जो हमारी इस वक्त SOPs हैं उसके मुताबिक इनको हम यहाँ पे दाखिल करते हैं। यहाँ पे कितने पेशेंट्स होंगे? डेंगू के इस वक्त पेशेंट्स जो हैं पूरे पिम्स में तकरीबन 80 के करीब हैं, और जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं। अदरवाइज़ आपने पिछले दिनों तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 10,000 से भी ज़्यादा क्रॉस कर गए। अब हम सुन रहे हैं कि वो नंबर भी डबल हो चुका है। जी बिल्कुल, वो डबल हो चुका। हाँ, ये भी मैं अच्छा किया आपने मेरे से पूछ लिया। इसको भी एक कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। 20,000 वो पेशेंट्स हैं कि जो जब से ये इस दफ़ा आउटब्रेक का सीज़न स्टार्ट हुआ है फ्रॉम अर्ली अगस्त, तो ये वो पेशेंट्स हैं, एक्यूमुलेटिव नंबर है पूरे पाकिस्तान का। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि जब हम आज ये कह रहे हैं कि ये 20,000 पेशेंट्स हैं तो टुडे देर आर 20,000 पेशेंट्स, ऐसा नहीं है। इनमें से 19,000 और मोर have already been treated. They have been, if they were admitted, they are discharged, and if they were given outpatient treatment, तो वो मतलब अपनी नॉर्मल ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट भी होता है देखने का। हम सिर्फ ये कहते हैं जी 20,000 हैं तो उसमें से जिनका ट्रीटमेंट हो गया है वो और हमारे जा भी रहे हैं। हमारे पास ये फिगर्स हैं कि एक दिन में एटलीस्ट इन इस्लामाबाद, और मुझे पता है रावलपिंडी में भी इसको बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि एक दिन में किसी हस्पताल में डेंगू के पेशेंट्स कितने एडमिट होते हैं और कितने डिस्चार्ज होते हैं इस वक्त। लेकिन अभी मज़ीद यहाँ पर डेंगू के पेशेंट्स के एडमिशन की एटलीस्ट जगह नहीं है, बेड्स वगैरह की जो नहीं वो आप देखें ना, ये जो मैंने पहले बात की है उससे ये जुड़ी हुई बात है। मैंने आपको बताया कि पेशेंट्स डिस्चार्ज भी होते हैं डेली, तो वो बेड्स खाली होते हैं ना। यहाँ पे जो पेशेंट्स मौजूद हैं उनके साथ ज़रा जो लोग हैं मैं उनसे पूछ लेते हैं ज़रा, आप लोग मुतमईन हैं यहाँ पे आपके पेशेंट? माशाल्लाह बहुत अच्छा सर्विस है। और कब से यहाँ पे आए हैं? ये हमारा तकरीबन 6 डे चल रहा है। सही फैसिलिटीज़ हैं, ट्रीटमेंट सही है, दवाइयाँ माशाल्लाह बहुत सब। आप बिल्कुल फ्रैंकली बताएं, कोई मसला है तो खुल के बताएं, कोई बात। हाँ, इसीलिए हम मिनिस्टर साहब को लेकर आए हैं ताकि पता चले। नहीं मैं खुद। आप इलाज मुआवजा ठीक हो रहा है आपका? यस सर, ठीक हो रहा है। किसी किस्म का कोई मसला? नो सर नहीं। चले
चलिए, ये अच्छी बात है। आप लोग भी सही, आपके पेशेंट का इलाज विलाज सही हो रहा है यहाँ पे? ठीक है बेटा, सही है, बिल्कुल। सबको, किसी को कोई शिकायत है तो मैं चाहूँगी कि क्योंकि मेरी आवाज़ सब भी सुन रहे हैं, अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो आके हमें यहाँ माइक पे बता सकते हैं अगर कोई मसला है तो। चलिए, आई थिंक यहाँ पे तो तमाम लोग मुतमईन नज़र आ रहे हैं इस वार्ड के अंदर। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स के हवाले से बड़ी शिकायत आती हैं, जो जिनको हम मसीहा कहते हैं, और कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। ये डॉक्टर्स के हवाले से बताएं कि क्वालिफ़िकेशन और सारा कुछ, कि जो जहाँ से क्वालिफाई, जहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं, PMDC वो ख़ुद एड हॉक बेसिस पे चल रहा है, वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कोई वाज़े हमें एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं नज़र आता उस इदारे का। हमारे यहाँ जी बड़े तयशुदा पॉलिसीज़ हैं। डॉक्टर्स हैव टू हैव दे ग्रेजुएशन, MBBS जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं, उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो अपने हाउस जॉब्स करें। उनकी रजिस्ट्रेशन होती है PMDC के साथ। PMDC बिल्कुल एड हॉक बेसिस पे नहीं चल रहा, ये 1962 से ये इदारा चल रहा है और इसका एक अपना सिस्टम है। इसके अंदर ये हमारे अदारे भी तो इवॉल्व करते हैं ना। अभी हम PMDC को फर्दर इम्प्रूव करना चाह रहे हैं क्योंकि नीड्स बहुत बढ़ गई हैं। जब 1962 में PMDC बना था तो चंद एक मेडिकल कॉलेजेस थे। इस वक्त आपके मुल्क में 158 मेडिकल कॉलेजेस हो गए। उस वक्त ये तादाद 10 से भी कम थी जब ये बनाया गया था। तो इतना जब आपका स्केल बढ़ जाएगा तो आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है जिसने उनको उसमें भी चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो वो एक इट्स ए ऑन गोइंग प्रोसेस। तो PMDC के अंदर हम बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आए हैं। उस ज़माने में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की इजाज़त नहीं होती थी, अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की इजाज़त है। तो उसके लिए आपको अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है एडजस्ट करना पड़ता है, वो हम कर रहे हैं। तो अभी जो रिसेंटली है वो जो लॉ बना था वो प्रिवेल ना कर सका, तो उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है ताकि काम रुके ना वहाँ पे, और इस दौरान अब नया लॉ लेकर आएंगे ताकि वो आज के जो तकाज़े हैं रेगुलेशन के उनको वो मीट कर सके। अच्छा, अब एक और चीज़ पिछले दिनों हमने देखा है, ख़ुसूसी तौर पे पंजाब, बिल्कुल चलते हैं, पंजाब में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मरीज़ जो हैं उनके लवाहिकीन भी सड़कों पर आए, और वो कैंसर पेशेंट्स थे, कैंसर की जो अद्वियात उनको नहीं मिल रही, फराहमी रुक गई थी। उस हवाले से क्या प्रोग्रेस? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा किया आपने पूछा, क्योंकि मैं कल लाहौर में था जी, और मैं सदर साहब के साथ कल लाहौर गया हूँ, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के साथ जो हमारी प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर हैं और जो हमारे चीफ़ मिनिस्टर हैं वहाँ पे, उनके साथ हमारी बड़ी तफसीलन बात हुई मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर। तो ये नुक्ता भी आया, तो बोथ वज़ीर आला और वज़ीर सेहत दोनों का ये मुत्तफ़क़ा अनइक्विकल जिसे कहते हैं वो था जवाब कि जी एक मरीज़ हमें आइडेंटिफाई करके बताएं लाहौर में इस वक्त कि जिसको कैंसर की जिस प्रोग्राम की वो बात कर रहे हैं उसको दवाई ना मिले। अरे, तो वो इतने पेशेंट्स जो सड़कों पर थे वो क्या था, वो जो एहतजाज कर रहे थे? वो सिर्फ ये था कि जो कंपनी जिसके साथ गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने में कुछ दिनों की ताख़ीर हुई, तो हाँ दवाइयाँ, तो उसकी वजह से कुछ डिले हुआ दवाई मिलने के लिए। तो जाहिर है कि वो लोगों के अंदर एक अनरेस्ट पैदा हो गई और वो बाहर आ गई। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि हम एक, और ख़ास तौर पे वो जो कंपनी है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी अपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, तो आपने कहा कि उसकी वजह में डिले हुआ थोड़ा सा, तो उसकी वजह से, और उसकी भी कुछ वजूहात थी कि वो क्यों डिले हुआ। ये भी आई थिंक डेंगू वार्ड ही है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे यहाँ पे डेंगू वार्ड्स हैं, डेंगू के पेशेंट्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। वैसे आवाम में ना बहुत ज़्यादा एक तशवीश है, लोग बड़े परेशान हैं, होता है, बिल्कुल पैनिक होता है। और उसमें यह है कि ख़ास तौर पे चूँकि गो के वो 1% से कम इसकी केस फर्टिलिटी है, 1% से कम। मतलब ये कि अगर 100 लोगों को डेंगू हुआ है तो तकरीबन इस वक्त हमारी जो केस फर्टिलिटी है वो जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर केस फर्टिलिटी है लेस दैन 1 उसे कहते हैं, हमारी 0.22 है। मतलब है कि उससे 2-3 गुना कम है जो बैनुल अक़वामी वो है। तो दिस लेस दैन 1% है। डॉक्टर साहब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनकी हुकूमत है, वो पिछले दिनों मौलाना साहब को डरा रहे थे डेंगू से, लेकिन 1% से कम है, तो आई थिंक मौलाना साहब वुड काम। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट ये वो, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ कोई ज़ाती एजेंडा है? एब्सोल्युटली, नथिंग एल्स। 200%, 200%। नो और आपकी वजारत में भी, आपके मामलात में भी उनका कोई अमल दखल नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल बड़ा अमल दखल है, बड़ा पॉजिटिव अमल दखल है, इसलिए कि हम मिलजुल के काम कर रहे हैं। आई सब्सक्राइब टू हिज VN, ही सब्सक्राइब टू माई VN, और वो बड़े सीनियर आदमी हैं और हम वी आर ऑन द सेम पेज, और वो हम मिल के ये रिफॉर्म एजेंडा। बट इट्स नॉट अ पावर स्ट्रगल। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। इट्स ओनली कॉम्प्लीमेंटैरिटी, इट्स एनर्जी, इट्स एनर्जी। अभी आपने उनके हवाले से टीचिंग हॉस्पिटल का जिक्र किया, तो ये भी ज़रा बता दें कि यहाँ पे भी हम सुन रहे हैं कि कोई सरकारी अस्पतालों को टीचिंग हॉस्पिटल्स बनाया जा रहा है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे। यू थिंक इट्स गोइंग टू वर्क और अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी, चेक एंड बैलेंस ज़्यादा? मैंने आपको बताया है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिफॉर्म एक्ट, उसमें ये तो यही है ना कि यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा। बट यू थिंक उससे ज़्यादा चेक एंड बैलेंस आ जाएगा, सरकारी मुलाजमीन होंगे जितने? देखिए ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इस वक्त टुडे एज वी स्टैंड हेयर 1400 असामियाँ ग्रेड 1 से लेके 14 तक, एक ग्रेड से लेके इस छोटे से अस्पताल में 1400 असामियाँ खाली पड़ी हैं। कितने अरसे से खाली पड़ी हैं? लास्ट 10-12 years। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ के, तो हम अपने व्यूअर्स के लिए भी पता जिनसे मशवरा ले रहे हैं, जिनसे पूछ रहे हैं वो, तो साल हा साल से ये असामियाँ खाली पड़ी हैं, इनको क्यों नहीं भरा गया? उसका जवाब ये है कि हमारे यहाँ पे जो इंतज़ामिया है उसको ये इख्तियार ही नहीं है कि वो भर सकें। वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में फ़ाइल बनती है, फ़ाइल के ऊपर फिर लोग उसको घुमाते हैं और इस चक्कर में साल हा साल गुजर जाते हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल में कि जिसके अंदर 5-6 हज़ार का अमला हो, 1400 लोग हैं ही नहीं, पोस्ट हैं, पैसे भी हैं, अपॉइंट नहीं हो रहे। इसी तरह ग्रेड 16 से लेके ग्रेड 17-18 तक सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स यहाँ पे पोस्ट होने क्यों नहीं हो रहे, अपॉइंट क्यों नहीं हो रहे? हमारे यहाँ तो वो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है और लोग तो नौकरियाँ ढूंढ रहे होते हैं, यहाँ असामियाँ भी हैं तो अपॉइंट नहीं हो रहे। मैं आपको और थोड़ा सा हैरान करूँ, तकरीबन 200 से ज़्यादा यहाँ पे हॉस्पिटल मेडिकल ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ हो चुके थे और वो सिर्फ इस चिट्ठी के इंतज़ार में थे कि हमें आए और हम जाके अपनी छुट्टी, अपने क्या कहते हैं, नौकरी शुरू करें। बट व्हाई? 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, वो इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि सुस्ती, बदनीयती, इनएफिशिएंट सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, मैं तो ये कहूँगा इनसेंसिटिविटी इसलिए कि जब ये डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं होंगे और हम यहाँ पे, हर बंदा ये रो रहा है पाकिस्तान में कि जी मरीज़ बड़े आते हैं, रश बहुत है। दूसरी तरफ आपको पता है कि मसला क्या है और उसका ये ज़रा साथ साथ बता भी दे दें। हम जा रहे हैं, ये डेंगू के लिए एक इमरजेंसी वार्ड बना है। ये जी हमारी एक फ़िल्टर क्लिनिक था जो कि बनाया गया था और इसको हमने अब डेडिकेट कर दिया है कुछ अर्से के लिए डेंगू की पे। वो जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि 90 पेशेंट्स जो होते हैं उनको तो दाखिले की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन उनको मे बी 1-2 घंटे के लिए उनको रखना है, उनको ड्रिप लगानी है, उनको दवाई देनी है, उनको थोड़ा सा काउंसल करना है, उसके लिए हमने ये मुख्तस कर दिया है। यकीनन यहाँ पे बड़ा रश है। तो यहाँ पे हमारे पास डेली एमरजेंसी में 4000 पेशेंट्स आ रहे हैं जस्ट इन द एमरजेंसी। अगर आप OPD के पेशेंट्स मिला लें विच इज रफली बिटवीन 5 to 6000, सो दैट मीन्स वी आर केटरिंग अबाउट 9 to 10,000 पेशेंट्स अ डे। तो इसकी आप कैपेसिटी का अंदाज़ा लगा लें और ह्यूमन रिसोर्स का सर ने आपको बता ही दिया। इन डॉक्टर्स को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि जो इतनी प्रेशर के बावजूद, इतने बर्डन के बावजूद वो कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक और यहाँ पे बड़ा मसला, कमी भी है आपने खुद। अच्छा, फिर ये है कि यहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स जो हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, दे हार्डली कम टू OPDs। अच्छा, क्वेश्चन ये क्यों एंड व्हाट डू वी डू? अच्छा, ये बाय द वे हमें बाहर पेशेंट से भी शिकायत मिली थी। वो पेशेंट ज़्यादातर कहने लगे कि जी स्टूडेंट्स भेज देते हैं। यहाँ का वार्ड का थोड़ा बता दीजिए, जैसा इन्होंने तो हमें बताया। इमरजेंसी वार्ड बेसिकली इट्स अ माइनर इमरजेंसी यूनिट जिसमें हम वॉक इन पेशेंट्स देखते हैं। सो वीव रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द एपिडेमिक ऑफ डेंगू a dengue clinic over here totally dedicated for all the patients. So this is a dengue fever clinic. All the patients presenting with fever present over here. We have 24-hour doctors cover.
The doctor sees the patient is assessed. If the patient needs IV hydration, needs to be retained, the patient is retained over here. On an urgency basis, we've created about 24 beds in which we can retain the patients. तो इधर ये सब चीज़ें चल रही हैं. In the meantime, we send the blood CP and the dengue NS1 tests. इसमें मैं थोड़ा सा आपको और मज़ीद ये बता दूँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये जितने पेशेंट्स आते हैं इनके टेस्ट्स, इनकी दवाइयाँ, इनकी यहाँ पे जो भी कंज्यूमेबल्स यूज़ होती हैं यहाँ पे, वो सब एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. ठीक है जी. और ना किसी डायग्नोस्टिक की कमी है, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करने की जो के लिए जो किट इस्तेमाल होती है उसकी कमी नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं है. और हमने पूरे इस्लामाबाद में ये सूरत हाल बरकरार रखी हुई है तो अपने तमाम पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर कि देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन ऑफ एनी काइंड, देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ डायग्नोस्टिक्स. और इसके अलावा भी क्योंकि इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है ना, कोई एक एंटीवायरल मेडिसिन तो है नहीं कि जो हम दें तो ये ठीक हो जाएं. तो उसके लिए जैसे जैसे उनके सिम्टम्स आते हैं, जैसे जैसे उनकी शिकायत सामने आती हैं, उस शिकायत के मुताबिक हम उनको मेडिसिन देते हैं. आप या मैं आपको ये कह रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ कि घूम फिर के देखें, पेशेंट से बात करें कि आपको कोई दवाई की कमी है किसी चीज़ की, आपका टेस्ट होने में कोई देर लगी है या वगैरह. हमने की भी है पेशेंट से बात. एक और चीज़ डॉक्टर साहब बताइएगा, यहाँ के ऑब्वियसली हम हालात देख रहे हैं, रावलपिंडी के भी देखे मैं, पंजाब में आप लोगों की हुकूमत है, KPK में आपकी हुकूमत है, बाकी प्रोविंसेस के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन कैसी है? लाइक सिंध में आपकी हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, वहाँ से कैसा आउटपुट आ रहा है? पहली बात ये है जी समझने की कि डिज़ीज़ स्प्रेड जो होती है और पब्लिक हेल्थ जो होती है उसमें कुछ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. तो ये कह देना और ये कह के आगे चल देना कि जी चूँकि 18वीं तरमीम आ गई है और प्रोविंशियल सब्जेक्ट, दिस इज़ नॉट इनफ. आपको नेशनल फिगर्स फॉर एग्जांपल चाहिए, वो कौन इकट्ठी करेगा? आपको उसके लिए पूरा एक डिज़ीज़ सर्वेलेंस सिस्टम चाहिए, वो कौन इस्टेब्लिश करेगा? ठीक है जी. उनकी ट्रेनिंग्स, उनके SOPs एक होने चाहिए पूरे मुल्क में, वो कौन फराहम करेगा? तो इस हवाले से हमने इस दफ़ा ख़ास तौर पे अपने डिज़ीज़ सर्वेलेंस सिस्टम को बेहतर किया है. तो हमें डेटा जो है इस वक्त सिंध से भी मिल रहा है, बलूचिस्तान से भी मिल रहा है, KP से भी मिल रहा है और पंजाब से भी मिल रहा है. और चूँकि इस दफ़ा आउटब्रेक ने कुछ ऐसी शक्ल इख्तियार की है कि इसकी 3 कंसंट्रेशंस हैं इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर. अब अगर मैं नेशनल लेवल के ऊपर ना देखूं पूरी सूरत हाल को तो मैं आपको ये बात नहीं बता सकता आपको. 3 कंसंट्रेशंस जो हैं वो कहाँ पे हैं. एक पोठोहार के इलाके में, एंड पोठोहार मींस ऑल पिंडी एंड इस्लामाबाद. ठीक है जी. सेकंड उसकी कंसंट्रेशन है कराची में, और थर्ड उसकी कंसंट्रेशन है बलूचिस्तान के जो वो एरियाज़ हैं जो कि बिल्कुल पानी के साथ हैं, लसबेला और गवादर, और अमंग दीज 2 लसबेला मेनली. ठीक है जी. अब मैं आपको मसलन सिंध की बात बता दूँ. सिंध में इस दफ़ा इस आउटब्रेक ने जो शक्ल इख्तियार की है उसके मुताबिक अगर 100 पेशेंट्स आपको तशख़ीस होते हैं डेंगू के, तो उसमें से 95 पेशेंट्स जो हैं, पूरे सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, उन 100 पेशेंट्स में से 95 पेशेंट सिर्फ कराची से आ रहे हैं. ठीक है जी. अच्छा, दूसरा कंसंट्रेशन जो पंजाब में अगर आपको 100 पेशेंट्स मिलते हैं तो उसमें से 50 पेशेंट आपको सिर्फ पिंडी से मिल रहे हैं. ठीक है. तो ये अब एक पैटर्न में चेंज आई है इस दफ़ा आउटब्रेक के. इसको हमें स्टडी करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है. इसको अभी हम आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं इसकी, कि क्या वो अवामिल थे कि जिसकी वजह से इस मरतबा ये कंसंट्रेशंस पैदा हुई हैं. ठीक है. अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ. इसमें चूँकि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर जिसे कहते हैं, तो डेंगू में भी आप प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्योर. ठीक. हमारे यहाँ प्रिवेंशन की तरफ नहीं जाया जाता. अभी हम जो हमने अपनाई हुई है हिकमत अमली, जो कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, केस रिस्पॉन्स कहते हैं हम उसको. आपके पास पेशेंट आया, डेंगू डायग्नोस हो गया, आपने उसका एड्रेस लिखा, वो एड्रेस चला जाता है हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के पास. डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अपनी टीम रवाना कर देता है उस एड्रेस के ऊपर. वो उस घर में और उसके गिरदो नवाह में तकरीबन 50 घरों में वो वहाँ पे स्प्रेइंग करता है, घरों के अंदर भी और घरों के इर्द गिर्द जो इलाका है उसमें भी. इसके लिए हमारे पास शुरू में टीमों की कमी थी, वो हमने हंगामी बुनियादों के ऊपर वसाइल मुहैया करके उसकी तादाद को डबल से ज़्यादा कर दिया.
बहुत सारे सवाल हैं। सेहत ऐसा शोबा है जिस पे जितने सवाल डॉक्टर साहब से करें कम है, बट विल हैव अनदर प्रोग्राम विद यू सून, क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। फॉर्म्स पे बात करनी चाहिए तफसील के साथ करनी है कि वो क्या चीज़ें हैं जो कैबिनेट में अप्रूव हुई हैं और उससे क्या बेहतरी जो है वो आने वाले दिनों में नज़र आएगी। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपकी टीम का भी बेहद शुक्रिया। सो पिम्स हॉस्पिटल से आज का ये प्रोग्राम, दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।